Good morning, students, all of you. Welcome back to our online classes of MA Previous English Literature, started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा, कल मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था। सिलेबस मतलब कि कितने पेपर हैं आपके। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि टोटल 4 पेपर हैं आपके, और उन चारों पेपरों के मैंने नाम भी आपको लिखवा दिए थे। आज हम अपना पेपर 4th शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विक्टोरियन लिटरेचर। ठीक है, इस पेपर का नाम है 4th पेपर। इट इज 4th पेपर, नेम इज विक्टोरियन लिटरेचर। ठीक है, और विक्टोरियन लिटरेचर में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक पोएट है जिसका नाम है क्या, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है बेटा, और रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके लिए कोई नया पोइट नहीं है। आपने बीए 3rd ईयर में भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम माय लास्ट डचेस पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको पता है कि विच टाइप ऑफ पोएट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। You all of you know it very well that Robert Browning is a poet of dramatic monologue. Okay? चलो बात करते हैं। तो मैंने कल बता दिया था आपको कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की 3 पोएम हमारे कोर्स में है। फर्स्ट इज पॉर्फेरिया's लवर, सेकंड इज एंड्रिया डेल सार्टो द फॉल्टलेस पेंटर, एंड थर्ड वन इज द ग्रामेरियन फ्यूनरल। ओके, पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कि उसके बर्थ है ना, और उसके वर्क के बारे में बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न ऑन May 7, 1812. Okay, Robert Browning. He was born on May 7, 1812. Okay, he was born on May 7, 1812. Okay. Second, his father was a clerk. His father was a clerk. In the Bank of England. In the Bank of England. Okay, in the Bank of England. Okay, आगे है, he was a man of more than ordinary culture and originally of mind. ठीक है, अगर हम बात करें कि उसके वर्क की, तो आप कह सकते हो कि प्यूलाइन। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, प्यूलाइन। ओके, Browning's first published poem, okay, first published poem at the age of 20. At the age of 20. At the age of 20. Beta, it is important point. Sometimes in net, the examiner may ask that what is the first published poem of Browning? That is
प्यूलाइन, ठीक है। और his father was a clerk in the Bank of England and he was born on May 7, 1812. ओके, तो ये तो कुछ ब्राउनिंग के बारे में था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मैरिज की 1845 में और उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ मॉल्टन बैरेट, ठीक है। हिज वाइफ नेम वाज एलिजाबेथ मॉल्टन बैरेट। हिज वाइफ नेम वाज एलिजाबेथ मॉल्टन बैरेट, ठीक है। बैरेट, एलिजाबेथ मॉल्टन बैरेट, इट इज टी, ये अंडरलाइन कर लेना, एलिजाबेथ मॉल्टन बैरेट, ओके। नेक्स्ट, अब हम करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने लिखा दिया, आप इसको नोट डाउन कर लो। और अब हम हमारी पोएम पोर्फेरियस लवर की तरफ चलते हैं, ठीक है। पोर्फेरियस लवर, यू कैन नोट इट, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन May 17, 1812. His father was a clerk in the Bank of England. Pauline, it is Browning's first published poem and it is published when he was at the age of only 20 years. His wife name was Elizabeth Moulton Barrett. Okay. Now we read our first poem, that is Porphyria's Lover. ठीक है, Porphyria's Lover. Porphyria's Lover. Porphyria's Lover. ओके बेटा, ये Porphyria's Lover ये उनकी पोएम है किनकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। और जैसा कि मैंने आपको बीए थर्ड ईयर में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज ए पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देन व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैं आपसे पूछूं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बीए फाइनल ईयर में भी बता दिया था कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनकी सारी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग के आधार पर लिखी गई है। तो ये मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, यस बेटा। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग there is only one speaker and listener may be one or more than one, ठीक है। चलो पहले मोनोलॉग को तोड़ते हैं हम। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो, मोनो मीन्स वन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। एंड लोग मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत, कन्वर्सेशन यानी बातचीत। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोलॉग का मतलब क्या होता है। मोनो मीन्स वन
या सिंगल हम जिसको कहते हैं लोनली। एंड लोग मीन्स कन्वर्सेशन यानी बातचीत, यानी जहां बोलने वाला यानी वक्ता सिर्फ एक होता है उसे हम मोनोलोग बोलते हैं। एंड लिसनर में बी वन और मोर देन वन, यानी जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। उनकी जो वो है वो जो हम कहते हैं निश्चित नहीं होती है, संख्या निश्चित नहीं होती है, वो एक और एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन ड्रामेटिक monologue, okay, there is only one speaker and listener maybe one or more than one or more than one, okay. In dramatic monologue there is only one speaker, there is only यानी सिर्फ one speaker, एक ही वक्ता होता है। एंड लिसनर में भी यानी हो सकता है वन और मोर देन वन, यानी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बेटा यही मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है, वक्ता एक होता है, यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। स्पीकर है जो बोलने वाला है वो सिर्फ एक होता है, और जो श्रोता है जो सुनने वाले हैं वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग के जितने भी पोएम्स हैं वो सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर आधारित है। यानी आप कितनी भी पोएम देख लीजिए, जैसे माई लास्ट डचीज, द लास्ट राइड टुगेदर, पॉर्फिरियस लवर, है ना, एंड्रिया डेल सार्टो द फॉल्टलेस पेंटर, द ग्रामेरियन फ्यूनरल, ये सारी रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई पोएम्स हैं और सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर आधारित है। ठीक है, यानी कोई भी पोएम ऐसी नहीं है जो कि क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग ना हो। ठीक है, यानी उसकी जितनी भी पोएम है वो सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर आधारित है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट बोलते हैं। आपसे बहुत बार किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर दैट हु इज द बेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, क्या लिखेगा वो क्वेश्चन कि हु इज द बेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड आंसर क्या आएगा, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। is the best poet of dramatic monologue। ठीक है, तो आप अब अच्छी तरीके से शायद समझ गए होंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो पोएम होती है जिसमें बोलने वाला यानी वक्ता एक होता है और सुनने वाला यानी श्रोता एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, सुनने वाले कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक क्लास चल रही है, उसमें टीचर है वो अकेला बोलता है,
और बच्चे जो हैं वो एक यानी कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा क्लास वाला एग्जाम्पल कि टीचर जब पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अब हम हमारी पोएम पे आते हैं, पोर्फिरियस लवर। पोर्फिरियस लवर, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, पोर्फिरिया, इट इज द नेम ऑफ ए गर्ल। पोर्फिरिया, 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 it is the name of a girl. It is the name of a girl. Of a girl. एक लड़की का नाम होता है पोर्फिरिया। And she loves a boy. वो एक लड़के से प्यार करती है और उस लड़के का नाम इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, पोएट ने उस लड़की का नाम नहीं बताया, सिर्फ लड़की का नाम बताया और उस लड़की का नाम है पोर्फिरिया। She loves him very much. वो उसे बहुत प्यार करती थी उस लड़के को। But due to the barrier of the society, they can't marry each other. यानी सोसाइटी, समाज के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण वो दोनों आपस में शादी नहीं कर पा रहे थे, यानी करना चाहते थे, है ना। दोनों लव करते थे एक दूसरे से, बहुत अत्यधिक दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन सोसाइटी की दबाव के कारण, प्रेशर के कारण वो दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। सॉरी, करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तभी क्या होता है कि जो हमारा लवर है, देखो इसमें लवर है, पोर्फिरियस लवर, उसका नाम नहीं है लवर का, सिर्फ ऐसे बताया कि उसका प्रेमी, पोर्फिरिया का प्रेमी। तभी जो पोर्फिरिया का लवर होता है वो बहुत उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। ठीक है, और एक जंगल में जाके, एक हट में, एक कुटिया में रहने लग जाता है। ठीक है ना, यानी उसका समाज से, जीवन से, सब कहीं से उसका मोह टूट जाता है, निराश हो जाता है एकदम, और वो अकेले में, एकांत में, जंगल में एक कुटिया होती है, वहां जाकर रहने लग जाता है। जबकि जो पोर्फिरिया थी, जो लड़की थी, है ना, बिलव्ड, हम इसको बिलव्ड कह सकते हैं, प्रेमिका, ये क्या होता है कि इसकी शादी दूसरी जगह फिक्स कर दी जाती है और इनके घर में दावत चल रही थी, यानी फीस्ट, दावत चल रही थी, यानी शादी का माहौल था, है ना। घर वाले सब शादी में बिजी थे, खुश थे और दावत चल रही थी। तभी लवर पोर्फिरिया को बुलाता है जंगल में। क्यों बुलाता है? कि तुम मुझसे एक बार आके मिल जाओ। अब देखो, पोर्फिरिया जो थी वो भी इसको बहुत चाहती थी, लवर को, और वो उसकी बात को मना नहीं कर पाती है। वो सोचती है ठीक है, मैं एक बार फिर आखिरी बार अपने लवर से मिलकर आ जाती हूँ। तो देखो, शादी का माहौल था, है ना, घर वाले सभी बिजी थे, बहुत मेहमान आए हुए थे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन पोर्फिरिया सबसे बचती बचाती अपने आप को बचाती हुई घर से बाहर निकल जाती है और सीधी जंगल में जाती है, जहां पर उसका लवर बैठा था, उस हट के अंदर, उस कुटिया के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर। अब वो सीधी क्या करती है, अंदर जाती है, उस हट के अंदर जाती है। हालांकि बाहर क्या हो रहा था, बहुत मौसम जो था वो बहुत खराब हो गया था, यानी बारिश, है ना, आंधी तूफान आया हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी, उस बारिश के अंदर भीगती हुई, है ना, और उस आंधी से लड़ती हुई वो अपने लवर से मिलने के लिए जंगल में जाती है, उस कुटिया के अंदर जाती है। क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड का कुछ ऐसा ही मौसम है, धूप वगैरह वहाँ निकलती नहीं है, है ना,
और अचानक बारिश आ जाती है, लोग अपने साथ में छत्ता और हट और रेनकोट हमेशा रखते हैं। तो वो भी अपने आप को बारिश से बचाती हुई रेनकोट पहनती है, अम्ब्रेला उसके हाथ में होता है, हट होता है, टोपी होती है ना, और सीधी उस कुटिया के अंदर जाती है। जाके वो सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती है, क्योंकि बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान चल रहा था, ठंड उसे लग रही थी। वो जाके उस कुटिया का दरवाज़ा बंद करती है और जाके क्या करती है, जो सिगड़ी पड़ी होती है उसको ब्लेज अप करती है, यानी जलाती है, ताकि वो कुटिया गर्म हो जाए। उसके बाद में वो अपना रेन कोट, हट वगैरह निकाल कर, जो गिल्ले हो चुके थे, है ना, वेट हो गए थे, गिल्ले हो गए थे, उनको उतार कर एक तरफ रखती है। और उसके बाद में अपने बालों को, जो उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, डम हो गए थे, गीले हो गए थे, है ना, मतलब गीले नहीं, जैसे कि बारिश में कुछ हल्के हल्के गीले हो जाते हैं, उस तरीके से उसके बाल गीले हो गए थे, उनको वो खोलती है। और खोल के फिर वो अपने लवर के पास में जाकर बैठती है, ताकि वो ये सोचती है कि मैं अपनी लवर से कुछ बात करूं, ताकि ये क्या है, उदास ना हो। वो अपने लवर को 2-3 बार बोलती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई वो लवर नहीं देता है। फिर वो क्या करती है, उसके बिल्कुल पास में जाकर उसके घुटनों के पास में बैठ जाती है और बैठ के फिर उससे बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। अब वो क्या करती है, अपने लंबे लंबे बाल अपने कंधों पर, जो बेयर शोल्डर्स होते हैं, उनके ऊपर वो डालती है और अपने लवर की चिन अपने कंधों पर रखती है। अपने लवर के हाथ अपने वेस्ट यानी कमर के इर्द गिर्द बांधती है और उससे ऐसा शो करती है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। तभी लवर देखता है उसकी आंखों में कि वास्तव में जो ये पोर्फिरिया है, ये मुझे बहुत अत्यधिक अभी भी लव करती है, प्रेम करती है। तभी क्या होता है कि लवर के दिमाग में एक बात आती है। हालांकि वो बात जैसे उसके दिमाग में आती है, वो एकदम सोचकर क्या है, डर जाता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो सोचता है कि नहीं, मैं ये काम पूरा करूंगा। और दूसरे ही क्षण वो क्या करता है, जो पोर्फिरिया के जो लंबे लंबे घने बाल होते हैं, उनको पोर्फिरिया के गर्दन के इर्द गिर्द 3 बार क्या करता है, घुमाता है और फिर टेंगल कर देता है, यानी इसे टाइट कर देता है, उन बालों का की गांठ लगा देता है घुमा के, यानी पोर्फिरिया के बाल उसी की गर्दन के इर्द गिर्द 3 बार घुमा देता है और फिर उसे जोर से खींच लेता है। यानी क्या होता है, थोड़े ही समय के बाद में पोर्फिरिया का गला घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो ऐसा लवर क्यों करता है, क्योंकि पोर्फिरिया ने उसी समय अपने लवर से कहा था कि वो उसी से शादी करना चाहती है, उसी से वो प्यार करती है। हालांकि ये सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन पोर्फिरिया का लवर समझ जाता है कि वो सच्चा प्यार तो मुझसे ही करती है और ये वास्तव में उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। तो इसलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि वो चाहता था कि पोर्फिरिया हमेशा हमेशा के लिए उसी की होकर रह जाए। इसलिए उसने ये कदम उठाया, यानी उसको मार दिया। किसको मार दिया? पोर्फिरिया को। और मारने के बाद में वो देखता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जो नीली आंखें होती हैं उसकी, वो खुली की खुली रह जाती हैं और वो उसे अपनी बाहों में लेकर सारी रात बैठा रहता है। यानी वो बताता है, हम रीडर्स को बताता है कि हम दोनों में से ना तो पोर्फिरिया कह रहा है और ना ही मैं बिल्कुल हिले डुले नहीं, यानी बता रहा है कि पूरी रात हम दोनों बिना हिले डुले ऐसे के ऐसे बैठे रहे।
और लास्ट में कहता है कि मुझे आशा है, पूरी आशा है कि भगवान मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा। और कह रहा है कि पूरी रात हम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। भाई बोलेंगे कहाँ से, क्योंकि पोर्फिरिया की तो डेथ हो गई है ना, और अकेला कौन बचा, लवर बचा, तो बोलेगा किससे। लेकिन कह रहा है कि मुझे पूरी आशा है कि मुझे भगवान कोई भी सजा नहीं देगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि मैंने कोई भी काम गलत नहीं किया है। ये भगवान की इच्छा थी कि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, और कह रहा है ऐसा ही मैंने किया है ना। कह रहा है ये भगवान की इच्छा थी कि वो हमें जुदा नहीं करना चाहते थे, हम एक दूसरे के होना चाहते थे, और ये भगवान भी चाहता था कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। इसलिए कह रहा है मैंने कोई काम बुरा नहीं किया। देखो अपने मन में कितना उसे कॉन्फिडेंस है, वो कह रहा है मैंने कोई काम बुरा नहीं किया, ये भगवान की इच्छा थी कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए, ठीक है, और इसलिए वो उसका मर्डर कर देता है। तो ये आपकी पोएम है, इसका मैंने आपको पहले हिंदी में बताया है, और अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि ये किस प्रकार से आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हुआ, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग इस प्रकार से हुआ क्योंकि हियर ओनली द लवर स्पीक्स इन द होल पोएम, ठीक है, यानी सारी पोएम में लवर ही बोल रहा है, ठीक है, और इसलिए ये क्या हुआ, ड्रामेटिक मोनोलॉग हुआ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।